अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन सीरीज चल रही है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जिसमें हम आर्टिकल्स को डिस्कस करें, आर्टिकल वाइज डिस्कस करें। तो आज हम उसी सिलसिले में दो आर्टिकल्स स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10। ठीक है। सो आर्टिकल 9 जो है ना, फंडामेंटल राइट्स का, मैंने जैसे पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आर्टिकल 9 डील्स विद द प्रोपोजिशन कि नो पर्सन बेसिकली, आप अगर पॉलिटिकल साइंस से है ना, तो आप पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट हो तो आपको पता होगा कि थॉमस हॉब्स ने पहला ये पर्सपेक्टिव दिया था कि सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो इस पर जो आर्टिकल 9 है पाकिस्तान में, अगर आप हॉब्स दे रहे हो और हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो क्या ये अच्छी बात हो? क्या वहाँ रेफरेंस देते हुए भी आर्टिकल 9 का जिक्र पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से दे दें तो थोड़ा सा पेपर इनोवेटिव लगेगा। सो नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज का बताता है कि सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन जो है उसको डील करता है आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 तो बेसिकली स्टेट को आप सारे अथॉरिटीज अपनी सरेंडर करते थे, लॉ के हॉब्स कहता था, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने उस स्टेट ने आपको सिक्योरिटी देनी होती थी, जो लेवाइथन उसने जिसका नाम रखा था। तो वो आपका आर्टिकल 9 लिंक कर लें आपका उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी के साथ। ठीक है। देन आर्टिकल 10 डील करता है सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन और अरेस्ट के हवाले से सेफ गार्ड्स को लेकर आर्टिकल 10 डील करता है। उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। कोई भी पर्सन जिसको अरेस्टेड करना है उसको कस्टडी में डिटेन नहीं किया जाएगा जब तक उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, और एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अच्छा अरेस्ट नॉर शेल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्टेंट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब तक उसको ग्राउंड फॉर सर्च अरेस्ट प्रोवाइड ना किए जाए, पर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि उसको कंसल्ट और लीगल जो प्रैक्टिशनर है अपनी चॉइस का वो इस्तेमाल करने का हक होगा। ठीक है। ये आर्टिकल 10 का सब सेक्शन 1 कहता है, मतलब फंडामेंटल राइट है ना, कि ताकि फेयर ट्रायल की तरफ आप जा सकें। तो इसका आर्टिकल 10 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि किसी को भी आपने कस्टडी में रखना है, पहली बात आपने उसको इन्फॉर्म करना है, उसको अरेस्ट शो कराएंगे। और पहली बात तो ये कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आप बनाएंगे, उसके बाद उसको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब उसने उसको अरेस्ट कर लिया, अब उसने अपना केस प्लीड करना है, तो अपनी मर्जी का लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो रख सकता है। ठीक है। आर्टिकल 10 का सब सेक्शन 2 ये कहता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। जिसको भी अरेस्ट करना है ना, उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इसको आर्टिकल 164 का 1 सबसेक्शन कहते हैं सीआरपीसी का, कि आपने जो उसका बयान लेना होता है। ठीक है। तो वो आपने 24 आवर्स के अंदर आपने किसी भी पर्सन को जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको आपने कस्टडी में प्रेजेंट करना है। जिसको आपकी कस्टडी में डिटेन्ड है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है वो पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। उसके अलावा मतलब इसमें वो टाइम नहीं शामिल होगा कि फ्रॉम जर्नी ऑफ प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। मतलब फॉर इंस्टेंस आप कहीं से लेके जा रहे हैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तक लेके जा रहे हैं, तो वो जो टाइम है ना वो इंक्लूड नहीं होगा वो लेके जाने के वाला। उसके अलावा आप 24 घंटे अरेस्ट से लेके वो वाला टाइम, मतलब आपने वहां से लेके जो जेल लेकर के वो कस्टडी वहां से स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर आपने वहां से लेके जो उसको मजिस्ट्रेट तक लेके जा रहे हैं, ये दोनों टाइम फ्रेम माइनस करने। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर यू हैव टू प्रेजेंट जो आपका उसको किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। उसके अलावा नथिंग इन क्लॉजेज 1 एंड 2 शेल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो क्लॉजेज में है ये ऐसे पर्सन पर अप्लाई नहीं होगी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जिसको आपने अरेस्ट किया है, मतलब जिसको अगर फॉर इंस्टेंस कोई नुकसान होने वाला तो उससे पहले आपने अप्लाई किया, तो उसको अगर आपने डिटेंड किया है तो उसमें ये जो क्लॉजेज हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। मतलब फॉर इंस्टेंस कोई स्पेशल केस है, ठीक है, जैसे टेररिज्म का है, इंटेग्रिटी से लेके कोई ट्रीजन का केस है, तो उस पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 4 ये कहता है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शेल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन एक्टिंग इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू इंटेग्रिटी। वही वाली बात हो गई। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ क्या है? सिर्फ उनके लिए होगा जिन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में कोई मामला किया है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज में कोई मामला किया और उस पर 3 मंथ्स की जो डिटेंशन है उससे ज्यादा डिटेंशन नहीं हो सकती। और उसके अलावा अनलेस एंड अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जो है वो डिफाइन करेंगे मैंने 90 डेज से ज्यादा हम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 10 जो है ये इस चीज को डील करता है। ठीक है। आर्टिकल 10 का सबसेक्शन 4। और आर्टिकल 10 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जब भी किसी पर्सन को आपने डिटेन किया है, ठीक है, of an order made under any law for preventive detention, the authority making such order shall 15 days communicate to such person on grounds on which, ठीक है,
आपने आर्टिकल 10 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि आपने अगर किसी बंदे को डिटेन कर लिया ना, तो जिस अथॉरिटी ने डिटेन किया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उसको, उस बंदे को ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन 15 दिन के अंदर बताने हैं। जिसको डिटेन किया भाई उसको बताओ कि 15 दिन में आपको क्यों डिटेन किया गया, मतलब 15 दिन पहले उसको रख लो, उसके बाद 15 दिन में आप बता सकते हो, ताकि फॉर इंस्टेंस को क्योस हो सकता है उसको अरेस्ट किए बगैर, तो ये सिचुएशन है। उसके बाद जो अथॉरिटी जिसने ये ऑर्डर बनाए हैं, सबसेक्शन 6 ये कहता है उसको रिव्यू बोर्ड को ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, कंसर्न सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है, उससे साइन हुए सर्टिफिकेट में, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो है ये शामिल है। ठीक है, और विद इन ए पीरियड ऑफ 24 months कमेंसिंग ऑन हिज फर्स्ट डिटेंशन इन परसेंट, और ठीक है, 24 months के बाद अगर आपने उसकी के अंदर अंदर आपने 8 महीने बाद आप उसको नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 10 का सब बेसिकली वो सब से डील करता है कि जो आपका क्या कहते हैं इसको, कि जो आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर और एक जरा फेयर ट्रायल को लेकर इस बात को करता है। आर्टिकल 10A जो है ना, ये बेसिकली राइट टू फेयर ट्रायल के लिए बात की गई थी, राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया था। कि इसमें ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ, ये बेसिकली 18th अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ। अच्छा, ए वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये आपने याद रख लें, आपको कोई रेफरेंस देना हो कि वो 18th अमेंडमेंट के अंदर है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो ये आर्टिकल 10A में फॉर सबसीक्वेंटली आगे फर्दर एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दिया गया कि क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, किस तरह से उसको देना है। ठीक है, देन आर्टिकल 11 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्किम कर लेते हैं, अगली वीडियो में मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बेसिकली स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, स्लेवरी अब खत्म है, स्लेवरी अबॉलिश्ड है, स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट इन पाकिस्तान, आर्टिकल 11 का सबसेक्शन 1 कहता है। और कोई लॉ इसको परमिट नहीं करता, फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन इन एनी लॉ इन पाकिस्तान। ये किसी तरह से अगर होगी तो नल एंड वाइट करार दे दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इंस्पेक्शन लेगी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी उसके कारण। दूसरी बात, आर्टिकल 11 का सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड। हर तरह की फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है वो प्रोहिबिटेड है। उसके बाद आर्टिकल 11 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शेल बी एंगेज इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। ये चाइल्ड लेबर को लेकर भी बात कर रहे हैं कि भाई 14 साल से छोटा बच्चा जो है वो किसी भी ऐसी फैक्ट्री में एंगेज नहीं होगा, माइन में होगा, और किसी भी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन आज तो इसकी वायलेशन हो रही होती है। तो जब वायलेशन कहीं हो रही है पाकिस्तान में, आप देखें तो आपने वहाँ रेफरेंस देना है कि आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये करता है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास लॉज मौजूद नहीं है, आपने उसको इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं देना कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपने उसको ये कहना है भाई ऑल्थो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज चल रही है, तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल डीम टू इफेक्ट कंपलसरी सर्विस बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एनी। अच्छा, किसी को भी अगर पनिशमेंट मिली हुई है ना, ठीक है, जैसे आटा की चक्की पीसना वगैरह सजा दी जाती है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। और किसी पब्लिक पर्पज के लिए अगर किसी को चाहिए तो वो अप्लाई नहीं होगा। So this was all for the three articles: Article 9, Article 10, Article 10A and Article 11 of the Constitution. फंडामेंटल राइट्स को अब हम थोड़ा सा स्किपिंग करके तेजी से जाएंगे। तो इसमें 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए। उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर कोई भी क्यूरी है तो काइंडली आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ताकि फिर आपको उसको अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दिया जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।